हेलो एवरीवन। बीपीएससी ने अभी तक 67th री एग्ज़ाम का डेट घोषित नहीं किया है। लोगों के द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि अब ये एग्ज़ाम अगस्त में नहीं होगा, बाद में कभी होगा। जब भी एग्ज़ाम हो आप अपने आप को तैयार रखिए। आप अपने पूरे सिलेबस को मल्टीपल रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन के प्रैक्टिस के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। राइट ऑप्शन डी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। इब्न बतूता ने इस मुद्रा को दीनार कहा है। इब्न बतूता ने दीनार का वजन 200 ग्रेन बताया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 140 ग्रेन का अदली नामक चांदी का सिक्का भी चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने निम्न में से किससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे? तो पुर्तगालियों से किए थे। राइट ऑप्शन सी है। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। तुलुब वंशीय कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल बादशाह के काल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में। राइट ऑप्शन डी है। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। अकबर और जहांगीर के समय हिंदू मनसबदार लगभग 16% थे, जबकि औरंगजेब के समय यह संख्या लगभग 33% थी। इन मनसबदारों में मराठों की संख्या सर्वाधिक थी। नेक्स्ट, किस शासक का कथन है कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे? सिकंदर लोदी ने कहा था इसे। राइट ऑप्शन ए है। बहलोल लोदी के उपरांत सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान बना, जो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने नाप के लिए एक पैमाना गज सिकंदरी प्रारंभ किया तथा हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से यूरोपीय यात्री औरंगजेब के दरबार में आया था? तो निकोलाओ मानुची आया था, फ्रांसिस बर्नियर भी आया था, जी बी टैवर्नियर भी आया था। तो 1, 2, 3 इसमें से ए करेक्ट ऑप्शन है। निकोलो कॉन्टी कब आया था? निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा देवराय प्रथम के काल में आया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। राइट ऑप्शन डी है। यजुर्वेद ऐसे मंत्रों का संग्रह है जिनसे पुरोहित द्वारा यज्ञ विधि को संपन्न कराया जाता था। यजुर्वेद को मंत्रों की प्रकृति के आधार पर कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित किया जाता है। कृष्ण यजुर्वेद में छंदबद्ध मंत्र तथा गदात्मक वाक्यों का संग्रह है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र ही हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने डाकुओं का गिरोह कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने कण्व वंश की स्थापना की थी? तो वासुदेव ने की थी। राइट ऑप्शन डी है। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व वंशीय शासक सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का अधिस्वामी भी कहा जाता है? सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। सातकर्णी प्रथम को नानाघाट शिलालेख में दक्षिणापथ का अधिस्वामी कहा गया है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। इसकी राजभाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के किस अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए भूमि अनुदानों का उल्लेख मिलता है? तो हर्षवर्धन के गया तथा बांसखेड़ा अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को भूमि अनुदान दिए जाने का उल्लेख है। राइट ऑप्शन डी है। हर्षवर्धन का संबंध पुष्यभूति वंश से था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट,
गांधी जी ने किस आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना निर्धारित किया था? तो असहयोग आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया था। राइट ऑप्शन सी है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। गांधी जी ने इसी आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों में हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना, हाथ से बुनाई एवं कताई को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना करना था। नेक्स्ट, डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। राइट ऑप्शन बी है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता कहा है। भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि डेरोजियो को माना जाता है। उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन 1828 में शुरुआत की थी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना निम्न में से किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। राइट ऑप्शन ए है। 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की। इसे ही 1933 में हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। सबसे पहले अछूतों को हरिजन नाम महात्मा गांधी ने ही दिया था। BR अम्बेडकर ने 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की तथा 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की तथा गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने नील आंदोलन का नेतृत्व किया था 1859-60 में? तो दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु विश्वास दोनों ने किया था। राइट ऑप्शन ई है। नील आंदोलन की शुरुआत बंगाल में 1859 में नदिया जिले में हुई। इसका नेतृत्व दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किया। नील बागानों के मालिकों के अत्याचार पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा। बंगाल में ही किसानों पर जमींदारों के शोषण के विरुद्ध पावना विद्रोह हुआ, जिसके प्रमुख नेता केशव चंद्र राय और शंभू पाल थे। नेक्स्ट, विद्रोह एवं प्रभावित क्षेत्र की सूची को सुमेलित करें। सूची 1 विद्रोह का नाम दिया गया है, सूची 2 में प्रभावित क्षेत्र दिया गया है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह गुजरात में हुआ था। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। खोंड तथा सवार विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। तो इस तरीक़ा से हम देखते हैं तो बी, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 5 और ई का 4। सो राइट ऑप्शन बी है। विद्रोह से प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बघेरा विद्रोह जो है वो गुजरात में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बघेरा सरदार थे। चेंचू आंदोलन जो है गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता वेंकटपैया थे। गड़करी विद्रोह कोल्हापुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बाबाजी अहिरेकर थे। खोंड व सवार विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता चक्र बिसोई व राधाकृष्ण दंडसेन थे। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता चित्रा सिंह एवं नरसिंह थे। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता अलूरी सीताराम राजू थे। मुंडा विद्रोह रांची में झारखंड में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। इन सबों को भी याद रखिए, क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, राजकीय विकेंद्रीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन 1907 में किया गया था? तो CEH हब हाउस के नेतृत्व में किया गया था। राइट ऑप्शन बी है। स्थानीय स्वशासित संख्या की जांच के लिए 1907 में CEH हब हाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग या शाही आयोग का गठन किया गया। आयोग ने 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लॉर्ड हार्डिंग ने 1915 में अपने शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय शासन को मजबूत बनाने का प्रयास किया। बाद में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने जलमार्ग खोज हेतु सिंध में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? अलेक्जेंडर बर्न्स को भेजा गया था। राइट ऑप्शन सी है। अंग्रेजों ने राजनीतिक, सामरिक एवं व्यापारिक महत्व के मद्देनजर जल यात्रा मार्ग की खोज के लिए सर्वप्रथम 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स को सिंध भेजा। अगस्त 1843 में एलनबरो के शासनकाल में समस्त सिंध को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर नेपियर को सिंध का गवर्नर बना दिया गया। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में हुई थी। राइट ऑप्शन बी है।
सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में। कहाँ? कानपुर में। सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा लिखित पुस्तक बंदी जीवन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। सचिंद्र नाथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? बंदी जीवन। इसे भी याद रखें। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा लड़ा था। किसने लड़ा था? तो मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। राइट ऑप्शन बी है। मदन मोहन मालवीय ने चौरी चौरा के अभियुक्तों का मुकदमा लड़ा एवं सफलता प्राप्त की। असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर के समीप चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1922 को भीड़ ने थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो सिंगापुर में किया था। राइट ऑप्शन सी है। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। सरकार में सुभाष चंद्र बोस राज्याध्यक्ष, प्रधानमंत्री, युद्ध एवं विदेश मंत्री, एमए अय्यर प्रचार एवं प्रसारण मंत्री, एससी चटर्जी वित्त मंत्री थे। प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारा को नेताजी ने ही दिया था। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। ये भी सही है। ये सही है। क्लाइव ने इंग्लैंड जाकर आत्महत्या कर ली। ये सही है। क्लाइव के शासनकाल के समय द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। ये भी सही है। 1757 में क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ये भी सही है। तो ये चारों सही है। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कोई नहीं है। नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ और जानते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767 तक बंगाल के प्रथम गवर्नर था। क्लाइव क्लर्क के रूप में 1742 में नियुक्त हुआ था। अपनी कार्यकुशलता एवं रणकुशलता के कारण वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में उसने डचों को पराजित किया। क्लाइव के समय बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ, जिसे 1772 के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। क्लाइव के समय में ही मुंगेर तथा इलाहाबाद के अधिकारियों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किस वायसराय का है? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। राइट ऑप्शन बी है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ही कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में कुछ और जानते हैं। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल में 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम शब्द का प्रयोग किया गया। 1896 में बम्बई में चापेकर बंधु ने प्लेग कमिश्नर रैंड और आयर्स्ट की हत्या कर दी थी। छोटा नागपुर में मुंडाओं का विद्रोह 1895-96 में भीषण अकाल एवं लॉयल कमीशन की नियुक्ति भी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय ही हुई थी। नेक्स्ट, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता से है? तो ये फिरोज शाह मेहता से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन बी है। कुछ और समाचार पत्र और उसके संपादक के बारे में जान लेते हैं। जस्टिस समाचार पत्र के संपादक थे टीएम नायर, अल हिलाल के अबुल कलाम आज़ाद, बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडिपेंडेंस के मोतीलाल नेहरू, न्यू इंडिया के एनी बेसेंट, यंग इंडिया के महात्मा गांधी। नेक्स्ट, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म, समाज या राजनीति में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सुधार लाने का सूत्रपात किया राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज के संबंध में यह कथन किसका है? तो HCE जकारिया का है। राइट ऑप्शन ए है। राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार और 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना कर इसके माध्यम से मूर्ति पूजा, अर्थहीन रीति रिवाज, जाति प्रथा, सामाजिक बुराइयों की आलोचना की। राजा राम मोहन राय ने 1826 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनकी मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। राइट ऑप्शन सी है। कुछ और जानते हैं इनके बारे में।
इस आंदोलन के बारे में। आंदोलन का उद्देश्य जो था वो था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हेतु आवाज़ उठाना। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में किसने भाषण में जनता से गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राइट ऑप्शन डी है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है प्रश्न। 8 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख नेताओं को कैद कर लिया गया और इनको किस जेल में रखा गया ये भी जान लीजिए। गांधी जी, महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारमैया, गोविंद बल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। नेक्स्ट, पहला मुगल बादशाह जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ कौन था? बिहार की राजधानी पटना में 1713 में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक हुआ था। किसका? फर्रुखसियर का। राइट ऑप्शन ए है। फर्रुखसियर ने दारुल अदल मस्जिद का निर्माण पटना के खाजे कला में करवाया था। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? मुगल प्रांत बनने के बाद बिहार का गवर्नर मुनीम खां बना था। ये सही है। अकबर के काल में बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 में मिला। इस प्रांत का प्रथम गवर्नर मुनीम खां बना था। बिहार को 1580 में मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। प्रांत का दर्जा अकबर ने दिया था, ये भी सही है। तो तीनों सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट, शेर शाह ने पटना को पुनः बिहार की राजधानी कब बनाया था? 1541 में बनाया था। राइट ऑप्शन बी है। इससे रिलेटेड और फैक्ट्स जानते हैं। शेर शाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया और 1541 ईस्वी में पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाया। इसका उल्लेख अब्दुल्लाह ने अपनी रचना तारीख़ दाऊदी में की है। किसने की है? अब्दुल्लाह ने। किस बुक में? तारीख़ दाऊदी में किया है। बिलग्राम युद्ध 1540 के बिलग्राम युद्ध के पश्चात ही शेर शाह ने 1541 में पटना को बिहार प्रांत की राजधानी बनाया। शेर शाह ने सिंध में रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया, जिसका उद्देश्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुगलों की सक्रियता को रोकना था। नेक्स्ट, जीवक किस शासक का राज्य वैद्य था? तो बिंबिसार का था। राइट ऑप्शन सी है। कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। जीवक हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का राज्य वैद्य था। वह महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बिंबिसार ने जीवक को अवंती के शासक प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था। राजगृह के निकट अम्ब वन में उसका चिकित्सालय था। नेक्स्ट, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन कब किया गया? तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में 483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में। कब? 483 ईस्वी में हुआ था। इस संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक एवं विनय पिटक में किया गया। सुत्त पिटक एवं विनय पिटक में, प्रथम बौद्ध संगीति में। राइट ऑप्शन बी है। सप्तकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में सचिवालय पर गोलीकांड के दौरान किस छात्र ने भारतीय झंडा फहरा दिया था? रामकृष्ण सिंह ने फहरा दिया था। राइट ऑप्शन ए है। कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। 11 अगस्त 1942 को छात्रों का एक जुलूस बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय पर झंडा फहराने पहुंचा। जिलाधिकारी WG आर्चर ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस घटना में झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्र शहीद हो गए, लेकिन 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह ने ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगा झंडा लहरा दिया था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किस स्थान से किया था? मुंगेर से किया था। राइट ऑप्शन बी है। कुछ और जानते हैं। विपिन बिहारी वर्मा ने नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? चंपारण से किया था। अंबिकाकांत सिंह ने कहाँ से किया था? पटना से किया था। सत्यनारायण सिंह ने दरभंगा से किया था। भरत मिश्र ने हाजीपुर से किया था।
नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1921 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक किस शहर में हुई थी? पटना में हुई थी। राइट ऑप्शन डी है। 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सदाकत आश्रम पटना में हुई। इस बैठक में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मोहम्मद अली, जमनालाल बजाज आदि उपस्थित थे। बैठक के दौरान 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार प्रमुख था। नेक्स्ट, बिहार के इस नेता को बिहार केसरी भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत में अब तक सबसे अधिक बार किस वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है? मोरारजी देसाई ने। राइट ऑप्शन ए है। भारत में अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे। मोरारजी देसाई 1977 ईस्वी में देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सभी विकास प्रयासों का सार माना गया है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में माना गया है। राइट ऑप्शन डी है। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी? 1974 से 79 तक चलाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के कितना प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो 3.5% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। राइट ऑप्शन ए है। और अनुमान कितना का लगाया गया है कि कितना रहने वाला है राजकोषीय घाटा जीडीपी का? तो 3.47% रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कितनी आर्थिक वृद्धि अनुमानित है? तो 9.7% अनुमानित है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2020-21 में भारत में किस राज्य में सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि हुई? तो बिहार में हुई थी। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारत की आर्थिक समीक्षा 2021-22 किसके निर्देशन में तैयार की गई? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व में की गई, निर्देशन में की गई। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति विद्यमान हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको एस्क्यूफ्लेशन कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। और जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति एक साथ हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी, ये सही है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी, ये भी सही है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई थी, ये भी सही है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना 1958 में नहीं हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी, 1955। सो ये गलत है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, नीरज गुप्ता समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र में मिशन इंद्रधनुष पीजे नायक समिति के सुझावों के आधार पर लागू किया गया है। इसके 7 प्रावधानों में नियुक्ति से संबंधित सुधार, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना, पूंजी जुटाना, तनाव मुक्त करना, सशक्तिकरण, उत्तरदायित्व की स्थापना और प्रशासनिक सुधार शामिल है। तो यह किससे संबंधित है? सार्वजनिक बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए है। इसमें 7 प्रावधान है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित है? वायुयान उद्योग है बेंगलुरु में, ये सही है। एल्युमिनियम उद्योग कोरबा में है, ये भी सही है। लोहा इस्पात उद्योग जो है जमशेदपुर में है, ये भी सही है। तांबा उद्योग जो है खेतड़ी में है, ये भी सही है। चारों सही है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन 1 करेक्ट। नेक्स्ट, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ऐसी कंपनी जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो। राइट ऑप्शन बी है। ब्लू चिप कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से होता है जिसका प्रदर्शन शेयर मार्केट में लगातार अच्छा रहा हो। ऐसी कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत होती है और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं होता है।
नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस निम्न में मुख्यतः होता है, तो इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। थोड़ा सा अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। सो इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस में 65% नाइट्रोजन और 32% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अशुद्धि के रूप में इसमें कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। यह एक सस्ता और अच्छा ईंधन है। इसका प्रयोग मुख्यतः धातु के निष्कर्षण उद्योग में और शीशा उद्योग में होता है। नेक्स्ट, वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है, तो वुड स्प्रिट मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल को कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है CH3OH। मिथाइल एल्कोहल इसको कहिए, मिथेनॉल कहिए, इसी को कहा जाता है वुड स्प्रिट। राइट ऑप्शन ए है। मिथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल मानव के लिए हानिकारक रंगहीन द्रव है। इसके सेवन से व्यक्ति अंधा या पागल हो सकता है। इसका प्रयोग मुख्यतः औषधि, रंजक और सुगंधित परफ्यूम में किया जाता है। एंटीफ्रीज के रूप में भी ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने कभी कभी न्यूज में सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से मर गया। शराब बनता है इथाइल एल्कोहल से, यानी इथेनॉल से। लेकिन गाँव में यदि देसी शराब बनाया जाता है तो उसमें इथाइल एल्कोहल के साथ साथ कभी मिथाइल एल्कोहल भी बन जाता है, यानी मिथेनॉल भी बन जाता है, जो जहर का काम करता है, पॉइजन का काम करता है। और गाँव में लोग जो है सस्ती शराब पी करके पी लेते हैं और उससे उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होती है मिथाइल एल्कोहल की वजह से। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन के अपर्याप्त दहन से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी फॉसिल फ्यूल को जलाइए, लकड़ी को जलाइए, कोयले को जलाइए, तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब है तो जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट, कथन पर विचार करें। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा, बिल्कुल। H2 को जलाइए आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो H2O ही बनेगा, H2O। तो ये सही है। पोटेशियम साइनाइड चूहा मारने का जहर है, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। कौन कौन सा एलिमेंट इसमें है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, तीनों है। तो ये 1 2 3 तीनों सही है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट, निम्न में कौन धनावेशित कण है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम के न्यूक्लियस को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम 2+। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को जब निकाल दीजिएगा तो वो जो हीलियम का न्यूक्लियस बनता है उसी को अल्फा पार्टिकल, अल्फा किरण कहा जाता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो है चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, Q = 0 होता है। बीटा पार्टिकल, बीटा कण जो होता है, ऐसे तो बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, लेकिन थोड़ा सा और आप डेप्थ में जाएंगे, 12 क्लास के NCERT में भी है और SC वर्मा के फिजिक्स के बुक में भी है। बीटा एमिशन जो 2 टाइप का बीटा एमिशन होता है, बीटा प्लस एमिशन एंड बीटा माइनस एमिशन। जो बीटा माइनस एमिशन होता है यानी इलेक्ट्रॉन का इमिशन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का ही इमिशन होता है न्यूक्लियस के अंदर से, इसको ये नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन जब बीटा प्लस जब होगा एमिशन तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो थोड़ा और डेप्थ में जाए तो इन दोनों ही प्रकार के बीटा जो एमिशन होता है वो दोनों ही प्रकार का होता है। जनरली बीटा कण को नेगेटिव मान लिया जाता है, लेकिन डेप्थ में जाएंगे तो ये दोनों ही तरह का एमिशन होता है। न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है। न्यूक्लियस के अंदर से क्यों, न्यूक्लियस जब हेवी कोई न्यूक्लियस है तो उसमें या तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है या फिर न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो भी वो अनस्टेबल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है। यदि न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो भी अनस्टेबल है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। तो इस तरीके से बीटा प्लस एंड बीटा माइनस दोनों ही तरह का इमिशन होता है। खैर यहाँ पे जो है यदि 2 को हम मान लें पॉजिटिव, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल को, तो मोर देन 1 ई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, धातुओं की अपेक्षिक अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है, तो ये दोनों है पोटेशियम और सोडियम जो है अल्कली मेटल्स है। आप पीरियोडिक टेबल यदि देखें तो सबसे लेफ्ट साइड वाला जो ग्रुप है उसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अल्कली मेटल जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि इनको खुला में रख दिया जाए, हथेली पे अपने रख लें तो इनमें आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन से काफ़ी, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स हाईली ये रिएक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्शन है, उसके बाद में सोडियम रिएक्शन है। कैल्शियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है ये। तो
ये इसके बाद में आता है। तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, देन कैल्शियम। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणों के पड़ने पर ठंडा रहता है क्योंकि जल वाष्पित होता रहता है, अतः ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाती है। ये सही है। जल सूर्य किरणों को परावर्तित कर देता है। ये भी सही है, सूर्य किरणों को परावर्तित करता है, लेकिन ये गर्म नहीं होने का ये कारण नहीं है। जल ऊष्मा का कुचालक है, बिल्कुल नहीं। जल ऊष्मा को अवशोषित कर उसे तली में भेज देता है, बिल्कुल नहीं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, जल वाष्पित होता रहता है, अतः ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाती है। जल पे जो लाइट एनर्जी पड़ती है, लाइट का रेडिएशन जब फॉल करता है तो उसके सरफेस का वाटर का वाष्पीकरण होते रहता है, यानी वेपोराइज होते रहता है, वेपोराइजेशन होते रहता है। इस कारण से वो नीचे के जितने भी वाटर हो गर्म नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार करें। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। बिल्कुल सही है। जितने भी तारे हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जैसे सूर्य, ये सभी हाइड्रोजन से बने हुए हैं। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जब होती है तो हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, वहाँ से एनर्जी निकलती है प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में, सोलर रेडिएशन के रूप में। तो ये तो सही है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है। और D2O क्या है, ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन का जो ये जो है समस्थानिक यानी आइसोटोप H21, मतलब मास नंबर 2 एटॉमिक नंबर 1, ये होता है, यूज होता है फिर हेवी वाटर में, भारी जल में। 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम 11, ड्यूटेरियम 21 एंड ट्राइटियम 31। 3 आइसोटोप्स होते हैं। भारी जल की खोज 1932 में HC उरे ने की थी। बिल्कुल सही बात है। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है। बिल्कुल, वर्षा का पानी जो होता है वो शुद्ध होता है, शुद्ध वाटर होता है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी सही है, सो सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है या करते हैं? तो ज्वालामुखी क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये योगदान करता है कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन, कोई भी सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, तो ये योगदान करता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है ऑक्सीजन, तो ये तो गलत है, ये नहीं करता है। जैव पदार्थ का क्षय होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 4 सही है। 1, 2 एंड 4 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, मानव आहार नाल की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से होती है? तो ये मुख से होती है। मुख से शुरू होकर मलाशय के गुदा के अंत तक विस्तृत होती है ये, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि अंतः स्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों ही तरह की काज करती है? तो वह अग्नाशय है, जिसको पैनक्रियाज कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। यहीं से इंसुलिन नामक हार्मोन स्त्रावित होता है जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। अग्नाशय ग्रंथि अंतः स्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों तरह की काज करती है। यह ग्रंथि हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम को भी स्त्रावित करती है। अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। अग्नाशय ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम का स्त्राव करता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट, सुक्रोज किस एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है? तो वो है इन्वर्टेज एंजाइम। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा अम्ल आमाशय में पाया जाता है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, सही है। इसकी खोज बेंडा ने की थी, नहीं, बेंडा ने नहीं की थी, ऑल्टमैन ने की थी। इसकी खोज ऑल्टमैन ने की थी, नाम बेंडा ने दिया था, यानी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। इसका विभाजन विखंडन द्वारा होता है, ये भी सही है। केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है, ये बिल्कुल सही है। इसी में ही नहीं, हरित लौक में भी DNA होता है। सो गलत कौन सा है इसमें? बी गलत है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, सूक्ष्म नलिकाओं के समूह से बना गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का वृषण करता है, ये भी सही है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, ये भी सही है। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो मोर देन वन करेक्ट, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस जैव उर्वरक द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है? तो एजोबैक्टर के द्वारा किया जाता है, नीलहरित शैवाल के द्वारा भी किया जाता है, अजोला के द्वारा भी किया जाता है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मोर देन वन।
नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? C6H12O6 में कौन सा तत्व पाया जा रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है, जिसका केमिकल नाम जो है फाइलोक्विनोन है। ऐसे याद रखिए, ये फाइल को बंद कर देता है। तो विटामिन के रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, किस जैव रूपांतरण से मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो एटीपी एडीपी के जैव रूपांतरण से मानव शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है। राइट ऑप्शन सी होगा। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो वो है विटामिन B6। इसका केमिकल नाम है पायराडॉक्सिन। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल निम्न माध्यमों में से किस में सर्वाधिक होगी? तो प्रकाश की चाल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू होता है C/V। सी क्या है? लाइट का स्पीड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी क्या है? जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम का स्पीड। तो यहाँ से भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा C/μ। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। तो इसमें वाटर होगा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तब फोकस दूरी और लेंस की क्षमता को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है, यानी पावर को रिलेट करने वाला, P इज इक्वल टू होता है 1/f, या यूं कहें कि F इज इक्वल टू होता है 1/p। जब F जो है ये मीटर में हो तो, और सेंटीमीटर में हो तो क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है 100/f। तो F इज इक्वल टू कितना होगा? 100/p। ये सेंटीमीटर में आएगा तो 100/2 करेंगे तो डायरेक्ट ये सेंटीमीटर में आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन बी होगा। डायरेक्ट सेंटीमीटर में आंसर लाना है तो क्या करेंगे? 100/p कर देंगे। मीटर में लाना है तो 100 नहीं करेंगे, 1/p करेंगे। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मनुष्य की आंख पर, यानी हमारे आंखों के पर्दा पर, जिसको रेटिना कहा जाता है, वहाँ पे जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, यानी इन्वर्टेड बनता है। और कैसा? रियल बनता है। तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक एंड उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। राइट ऑप्शन बी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, सड़क की रोशनी में पीले लैंप का प्रयोग आजकल बहुतायत में प्रयुक्त हो रहा है। इन लैंपों में किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम का होता है। यदि वायलेट कलर का हमें रोशनी लेना है, लाइट लेना हो, तो किसका यूज करेंगे? पोटेशियम का यूज करेंगे। ग्रीन कलर का लाइट का यूज करना हो तो क्या करेंगे? बेरियम का यूज करेंगे। यदि ग्रीन लाइट हमें चाहिए तो बेरियम का यूज करेंगे। नेक्स्ट, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/g। किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जी तो कांस्टेंट है, अर्थ पे रखते हैं। हालांकि जी भी बदलते रहता है, पोल पे कुछ अलग होता है, इक्वेटर पे कुछ अलग होता है, किसी अदर प्लेनेट पे जाएंगे तो कुछ और होता है, लेकिन यहाँ अर्थ सरफेस पे हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो टाइम पीरियड जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के। तो लंबाई पे डिपेंड करता है। राइट ऑप्शन सी है। हालांकि इसका टाइम पीरियड जो है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा और आप डेप्थ में जा कर के सोचेंगे तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब लंबाई बढ़ जाती है। यानी टेम्परेचर पर भी तो डिपेंड करेगा ही। टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ इंक्रीज होने से टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि इसमें जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। बिल्कुल सही है। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है, लेकिन कंडक्टर का रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध घटता क्यों है, यानी चालकता बढ़ती क्यों है? क्योंकि सेमीकंडक्टर को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और ज़्यादा फ्री होने लगते हैं, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाता है। तो इसकी चालकता यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी बढ़ जाने से इसका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध घट जाता है। शून्य पारगम्यता अति चालक का लक्षण है, ये बिल्कुल सही है।
पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये भी सही है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये भी सही है। आप चेक कर लीजिएगा इसको। फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस को रिलेट करने वाला जो फार्मूला है वो तो आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो जान जाइए। F-32/9 इज इक्वल टू C/5, ये फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट को रिलेट करने वाला। तो इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, सो राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ में 120 वोल्ट की बैटरी लगी है तथा 40 ओम का प्रतिरोध लगा है, परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो I इज इक्वल टू होता है V/R फ्रॉम ओम्स लॉ। तो V दिया हुआ है 120 वोल्ट और R दिया हुआ है 40, कट गया 0 से 0, 4 से 12 कट गया 3, तो 3 एम्पियर का जो करंट है उसमें फ्लो कर रहा होगा। राइट ऑप्शन डी है, डी में 3 एम्पियर दिया हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस कारण पानी से भरी बोतलें जमने पर टूट जाती है? तो जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ये राइट ऑप्शन है। देखिए, जल जो है यानी वाटर एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। जनरली हम देखते हैं कि कोई भी सॉलिड को मेल्ट करवाते हैं तो उसका आयतन यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन वाटर के साथ उल्टा होता है। वाटर यदि सॉलिड फॉर्म में यानी आइस फॉर्म में है, उसको यदि मेल्ट करवाते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, यानी सॉलिड फॉर्म में ही ज़्यादा वॉल्यूम होता है, लिक्विड फॉर्म में कम वॉल्यूम रहता है। अब मान लीजिए किसी पाइप से, ठंडे प्रदेशों में किसी पाइप से वाटर का फ्लो हो रहा है और वहाँ बहुत भयंकर ठंड है, तो वाटर जो ही जम गया यानी सॉलिड फॉर्म में आ गया यानी आइस बन गया, तो उसका आइस में कन्वर्ट हो गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ जाने से वो पाइप फट जाता है, फट सकता है। उसी तरीके से बोतल है, पूरी बोतल भरी हुई है वाटर से, यदि वो फ्रीज कर जाए, आइस में बदल जाए तो बोतल फट जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा वाटर का। सॉलिड फॉर्म में वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है लिक्विड फॉर्म से। नेक्स्ट, वायुमंडल हमारे शरीर पर अधिक दाब डालता है, फिर भी हम उसका अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का जो रक्त दाब है यानी ब्लड प्रेशर है वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है, सो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन झारखंड में नहीं है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। दंडकारण्य विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ प्रसिद्ध वन है। दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबू झमाड़ पहाड़ियाँ तथा पूर्व में इसकी सीमा पूर्वी घाट से लगती है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल अलग करता है, किसको करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, राइट ऑप्शन ए है। और चैनलों के बारे में भी जान जाइए। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। डंकन पैसेज जो है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? फान आल्प्स पर्वत पे चलने वाली हवा है, ये सही है। बोरा पोलैंड में चलने वाली है, ये भी सही है। मिस्ट्रल जो है राइन घाटी में, ये थोड़ा सा गलत है। मिस्ट्रल राइन से भूमध्य सागर तक प्रभावित होने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं, सो ये गलत है। खामसीन जो है मिस्र में चलने वाली हवा है, ये सही है। सो गलत कौन सा है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मिस्ट्रल राइन से भूमध्य सागर तक प्रभावित होने वाली ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। फान एवं खमसिन गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं जो क्रमशः आल्प्स एवं मिस्र में चलती है। बोरा पोलैंड में चलने वाली ठंडी हवा है। नेक्स्ट, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो बॉम्बे हाई में किया जाता है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं? तो 20 हैं। और भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं? तो 15 है एग्रो क्लाइमेटिक जोन और 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी जनजाति एक मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित है? तो वो है निकोबारी, राइट ऑप्शन बी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली ओंगे, जारवा एवं सेंटली जनजातियाँ निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, वहीं निकोबारी का संबंध मंगोलॉयड प्रजाति से है। नेक्स्ट,
युकांतन जल डमरूमध्य किसके बीच मौजूद है? युकांतन जल डमरूमध्य का मतलब युकांतन स्ट्रेट किसके किसके बीच है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच है, मतलब गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी के बीच में स्थित है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। इसके लिए आप निश्चित रूप से मैप देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अरुणाचल प्रदेश, इसमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है वो 3537 किलोमीटर है। नागालैंड में 1548 किलोमीटर है। मिजोरम में 1423 किलोमीटर है। सिक्किम में 463 किलोमीटर है। तो इस तरीक़ा से सबसे ज़्यादा लंबाई अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मिजोरम, देन सिक्किम। तो ऑर्डर जो आ रहा है इसी ऑर्डर में आ रहा है। सो राइट ऑप्शन 1 2 3 4 बी। नेक्स्ट, कैमूर का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन डी होगा। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसका विस्तार बिहार के कैमूर तथा रोहतास जिले में है। बिहार का सीमेंट उद्योग यहीं केंद्रित है। निम्न में से झील एवं उसकी अवस्थिति का कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोविंद सागर झील क्या सतलज नदी पे है? यस, ये सही है। कोलेरू झील क्या कृष्णा नदी पे है? नहीं, कोलेरू झील कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी एवं कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। सो ये गलत है। उकाई जलाशय ताप्ती नदी पे है। यस। वुलर झील क्या झेलम नदी पे है? यस, ये सही है। गलत कौन सा है? बी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। नदी और उसकी सहायक नदी इधर दी गई है। गंगा नदी की सहायक नदी महानंदा है। यस, ये सही है। गोदावरी की इंद्रावती सहायक नदी है। कावेरी की हेमावती नदी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सकोस सहायक नदी है। तो ये ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4 ये आमने सामने हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट, रियो पृथ्वी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कन्वेंशन प्रोटोकॉल बने? तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये सही है, ये बने थे। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन, ये नहीं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यस, ये बना था। जैविक विविधता पर कन्वेंशन, ये भी बना था। तो ए, सी एंड डी सही है। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED, जिसे रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 3 से 14 जून 1992 तक आयोजित एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। 1992 के रियो अर्थ समिट ने 3 रियो सम्मेलनों को जन्म दिया। जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBP, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCC, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, ये 3 सम्मेलनों को जन्म दिया था इस सम्मेलन ने। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देशों से मिल करके बनता है। कौन कौन? जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया। तो इसमें से 3 देश जो दिया गया है, सोमालिया, इथोपिया एंड जिबूती, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध किरीबुरू खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है और ये जो खदान है वो सेल के अंतर्गत आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में भू संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल ये सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणमितीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। बिल्कुल नहीं, हिमालय के उत्पत्ति भारतीय इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। चीनी प्लेट का तो कोई विवरण है ही नहीं प्लेट टेक्टोनिक प्रिंसिपल में, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में। सो ये तो गलत है। सो कौन कौन सा सही है? 1, 2 एंड 3, राइट ऑप्शन डी है।
नेक्स्ट, नॉर्वेस्टर से बिहार का कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होता है? तो पूर्वी भाग ज़्यादा प्रभावित होता है, राइट ऑप्शन ए है। नॉर्वेस्टर या चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में होती है। इसका ज़्यादा असर बिहार के पूर्वी भाग में पड़ता है और यहाँ वर्षा के साथ ओले भी पड़ते हैं। इसे काल बैसाखी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार में किस नदी को शापित नदी कहा गया है? तो कर्मनाशा नदी को कहा गया है, राइट ऑप्शन सी है। कर्मनाशा नदी बक्सर में चौसा के समीप गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट, बिहार के मुंगेर स्थित भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना जो हुई थी 1976 में हुई थी, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम राज्य, राइट ऑप्शन ए है। जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम राज्य की शहरी जनसंख्या में कुल 153.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है। यह वृद्धि शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है। नेक्स्ट, बिहार राज्य ने वर्मी कंपोस्ट योजना कब शुरू की थी? तो 2006 में शुरू की थी, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 इधर दिया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण है, राइट ऑप्शन इसमें ए का 3 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है, तो ये बी का 4 हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। इस सूची में डाल दिया जाए तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि 1973 से पहले का तो नहीं होगा, लेकिन बाद का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो 9वीं अनुसूची यानी सी जो है 1 से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? ये दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो डी का जो है वो 2 है। तो राइट ऑप्शन जो कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। यहाँ पे ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। नेक्स्ट, वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो आर्टिकल 117 में है। आर्टिकल 110 में क्या दिया गया है? मनी बिल से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसमें राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा, राइट ऑप्शन डी होगा। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके द्वारा संविधान में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी तथा आर्टिकल 43 बी सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया तथा संविधान में भाग जो है पार्ट 9 बी अंतः स्थापित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा से अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवाएं आती हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एंड भारतीय वन सेवा, यानी IAS, IPS एंड IFOS एक पोस्ट होता है जिसका UPSC से ही होता है। दूसरा जो एग्ज़ाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, प्रीलिम्स दोनों का कंबाइंड होता है। तो इसमें से शामिल कौन सा नहीं है? भारतीय विदेश सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है। भारतीय राजस्व सेवा भी ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, सेंट्रल सर्विसेज है। तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी एंड डी इसमें ई हो जाएगा। नेक्स्ट, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ राजस्व कहाँ जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में जमा होता है, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत की संचित निधि का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 266 में किया गया है, 266 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 यानी आर्टिकल 249 का संबंध है किससे है? तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से है, राइट ऑप्शन सी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रीय हित में किसी विषय पर राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित किसी प्रस्ताव के पश्चात संसद उसके राज्य सूची में होने पर भी उस पर विधि बना सकती है।
नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का कार्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं, राज्यसभा के उपसभापति द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बिल्कुल नहीं। तो किसके द्वारा निर्वहन किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे उस समय उपलब्ध वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, राइट ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 53 क्लॉज 1 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के वेतन का उल्लेख तृतीय अनुसूची में है। नहीं, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित जो अनुसूची है वो अनुसूची 2 है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, ये सही है। ये गलत है फर्स्ट वाला। दल बदल संबंधी प्रावधान 9वीं सूची में है, नहीं 10वीं अनुसूची में है। सो ये भी गलत है। 8वीं अनुसूची में अंतिम बार संशोधन 2003 में हुआ था, ये सही है। 2 गलत है यहाँ पे, ए एंड सी गलत है। सो मोर देन 1, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची की विषय वस्तु है? तो ये समवर्ती सूची का विषय वस्तु है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी की सिफारिश की जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया? तो वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, राइट ऑप्शन सी है। जनवरी 1957 ईस्वी में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। इसी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी जो कि वर्तमान में लागू है। नेक्स्ट, बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो यह है राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी है। वर्ष 1993 में राजनीति के क्षेत्र में अपराधियों के प्रवेश अर्थात राजनीति के अपराधीकरण की गंभीरता का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा एन बोहरा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संस्था केंद्र और राज्यों में राजस्व के बंटवारे की अनुशंसा करती है? तो है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ये किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 280 में दिया गया है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों को किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा? तो वो है आर्टिकल 28, राइट ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 28। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में यह वर्णित है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलपूर्वक सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों दोनों में स्थान दिया गया? तो वो विषय है पर्यावरण संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? तो सूरत ने जीता है, राइट ऑप्शन बी है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2021 का 14वां संस्करण आयोजित किया जिसमें सूरत ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के रूप में पुरस्कार जीता और कोची को सतत परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, 2024 में समुद्र में 5000 मीटर की गहराई पर 3 वैज्ञानिकों को भेजने वाले भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्री मिशन का नाम है क्या है? मत्स्ययान है, राइट ऑप्शन सी है। मिशन समुद्रयान को अक्टूबर 2021 में मत्स्ययान नहीं समुद्रयान नाम है, राइट ऑप्शन ए होगा। मिशन समुद्रयान को अक्टूबर 2021 में चेन्नई में लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से भारत 2024 में अपने पहले गहरे समुद्र में मानव युक्त मिशन के लिए 5000 मीटर की गहराई में अपने 3 वैज्ञानिकों को भेजेगा। इस मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले समर्सिबल वाहन का नाम मत्स्य 6000 है। मत्स्ययान जो है 6000 है लेकिन इस मिशन का नाम है समुद्रयान, राइट ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, राइट ऑप्शन बी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर, किस नदी के? नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में देश के पहले भू पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। एक जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग की एक स्थायी तरीके से आगे बढ़ाता है और वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, किस भारतीय अर्थशास्त्री को भारत सरकार का 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वो है वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन, राइट ऑप्शन बी है। ये जो है पहले के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। नेक्स्ट, मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 84वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने कावी पेंटिंग के बारे में बात की, जिसे भारत में किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, राइट ऑप्शन सी है। मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 84वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने गोवा के सागर मूले के बारे में बात की, जो उन्होंने कहा पेंटिंग के सदियों पुराने कावी रूप को संरक्षित करने में शामिल है। कावी पेंटिंग को पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, जिन्होंने 1961 तक गोवा पर शासन किया था। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किस वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है? तो सोया भोजन को किया गया है, राइट ऑप्शन डी है। सोया भोजन की घरेलू कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून 2022 तक सोया भोजन को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब 2021 जीता है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, राइट ऑप्शन सी है। ऋषि धवन की अगुवाई वाले हिमाचल प्रदेश ने 5 बार के चैंपियन तमिलनाडु को हराकर अपना पहला विजय हजारे खिताब जीता था। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में भारत दर्शन पार्क का अनावरण कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस देश की सरकार पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात की सरकार, राइट ऑप्शन डी है, यूएई। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो भोपाल में आयोजित किया गया था, राइट ऑप्शन डी है। दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य वन उत्पाद से जुड़े हितग्राहियों को बेहतर बाजार और वन उत्पाद का अधिक से अधिक मूल्य दिलवाना है। नेक्स्ट, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, ये सही है। धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, नहीं, ये गलत है। इनको भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो वो फिल्म का नाम है मराकर। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो वह है 21.71%, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, लूसी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नासा द्वारा अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया, ये सही है। इसका लक्ष्य बृहस्पति का ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है, ये भी सही है। मिशन का नाम लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग के आधार पर रखा गया है, नहीं। मिशन का नाम 3.2 मिलियन वर्षीय पूर्वज लूसी के नाम पर रखा गया है, जो होमिनिड की एक प्रजाति जिसमें मनुष्य और उनके पूर्वज शामिल हैं से संबंधित थे। अंतरिक्ष यान को एटलस B401 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था, सो ये तो गलत है। सौर ऊर्जा से चलने वाला यह मिशन 12 साल से अधिक लंबा होने का अनुमान है, सो ये भी सही है। तो सही कौन कौन सा है? 1, 2 और 4, 1, 2 एंड 4 सही है। 1, 2 एंड 4, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर नासा के अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि होना तय है? तो गेहूं, राइट ऑप्शन डी है। नेचर फूड नामक पत्रिका में प्रकाशित नासा के एक नए अध्ययन के अनुसार उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन परिदृश्य के तहत जलवायु परिवर्तन 2030 की शुरुआत में मक्का और गेहूं के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। मक्के की फसल की पैदावार में 24% की गिरावट का अनुमान है, जबकि गेहूं के पैदावार में संभावित रूप से लगभग 17% की वृद्धि देखा जा सकता है।
नेक्स्ट, किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये है तमिलनाडु का राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, ग्रीन रिबन इनिशिएटिव को शुरू किया गया है, किसके लिए शुरू किया गया है? तो मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, राइट ऑप्शन डी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसको मनाया जाता है हर साल 10 अक्टूबर को, के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रीन रिबन पहल शुरू की। और विश्व मानसिक दिवस कब मनाया जाता है? फिर मैं रिपीट करता हूँ, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ और प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 की DSTI-CTP-IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुप्ता रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है जिन्हें पहली बार 2005 में प्रदान किया गया था। वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली चौथी भारतीय है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह और बजरंग पुनिया। नहीं, बजरंग पुनिया तो नहीं थे, MC मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे। MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। 7 पदकों के साथ भारत ने टोक्यो गेम्स 2020 में अपना सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल सही बात है ये। इस बार 7 पदक जीतकर भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदकों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो ये सही है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 86.58 मीटर के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन 87.58 के मीटर के स्कोर के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो ये भी गलत है। 86.58 नहीं, 87.58 के स्कोर के साथ, तो ये भी गलत है। पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में रवि दहिया ने कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक नहीं, रजत पदक जीता था उन्होंने, सो ये भी गलत है। तो इसमें से कौन सा गलत है? 3 गलत आ रहा है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, सो राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 2 जनवरी 2022 के अवसर पर रामसर स्थलों की सूची में किन 2 आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया? तो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़ा गया, राइट ऑप्शन ए है। गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को हरियाणा के रामसर स्थल सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर रामसर स्थलों के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार से सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला जिला कौन है? तो बेगूसराय है, राइट ऑप्शन बी है। ये पेट्रोलियम पदार्थ के निर्यात की वजह से ऐसा है। नेक्स्ट, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में लगभग बनकर तैयार हो गया है? तो वह है मुंगेर जिला, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2021 में समग्र श्रेणी में किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को कंबाइंड रूप से अंतिम स्थान मिला। पहले स्थान पर केरल रहा, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स बेंगलोर स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा देश विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है? तो वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। यूके विश्व बैंक को भारत ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा। भारत भर में हरित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 750 मिलियन पाउंड अनलॉक करने के लिए इसकी घोषणा नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में की गई थी। COP26 शिखर सम्मेलन में। नेक्स्ट, किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में पहला स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? तो वो है ब्रिटेन, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित पर्वतमाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये घोषणा की गई है, राइट ऑप्शन सी है। केंद्रीय बजट 2022-23 में रोपवे के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम जिसका नाम है पर्वतमाला की घोषणा की गई है।
नेक्स्ट, कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन ए है। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती को प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है। 29 दिसंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की खेती की शुरुआत CSIR हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा की गई। नेक्स्ट, जूडीमा किस राज्य की राइस वाइन है? जूडीमा किस राज्य की राइस वाइन है? तो असम की है। राइट ऑप्शन ए है। असम की डिमासा जनजाति की घर की बनी चावल की शराब भौगोलिक संकेत यानी भौगोलिक GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है। जूडीमा चिपचिपे चावल से बनी चावल की एक शराब है। नेक्स्ट, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो कर्नाटक को मिला है। राइट ऑप्शन डी है। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020 SEEI 2020 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी और अलायंस फॉर ए एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा विकसित किया गया है। इस सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। केवल 2 राज्य कर्नाटक और राजस्थान फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन द्वारा भारत के किस राज्य को 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में शामिल किया गया है? तो केरल को शामिल किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान पब्लिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।